हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस हमारे ऑनलाइन यूट्यूब इकोनॉमिक्स के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा फैक्टर्स इफेक्टिंग एमईसी। कि एमईसी को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो इसके अंदर हम जो है आज एमईसी को प्रभावित करने वाले जो दीर्घकालीन तत्व है उन तत्वों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं पूंजी की सीमांत उत्पादकता होती क्या है। पूंजी की सीमांत उत्पादकता शब्द का सबसे पहले प्रयोग इरविन फिशर ने किया था। उन्होंने 1930 के अंदर इस शब्द का प्रयोग जो है वो एक लागत के ऊपर प्राप्ति की दर के रूप में किया था। इसके बाद जो है केन्ज की जो थ्योरी आई, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, इसके अंदर इन्होंने जो रोजगार का सिद्धांत दिया था उस सिद्धांत के अंदर केंद्र ने जो पूंजी की सीमांत उत्पादकता शब्द का प्रयोग किया है। तो पूंजी की सीमांत उत्पादकता शब्द जो होता है उसका अर्थ है कि जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस इन्वेस्टमेंट के परिणाम स्वरूप जो लाभ प्राप्त होने की संभावना होती है या जो लाभ प्राप्ति की अनुमानित दर है उसी को हम जो है पूंजी की सीमांत उत्पादकता का नाम देते हैं। तो इस प्रकार जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो एमईसी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण शब्द या कॉन्सेप्ट बन जाता है, क्योंकि परंपरावादी मानते थे कि भी इन्वेस्टमेंट जो वो केवल ब्याज की दर पर निर्भर करता है, लेकिन केन्ज ने यह बताया कि ब्याज की दर और एमईसी दोनों के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट प्रभावित निर्भर करता है। और अगर अल्पकाल के अंदर ब्याज की दर स्थिर है तो इस अवस्था के अंदर एमईसी जो होती है उसी के ऊपर जो है इन्वेस्टमेंट का लेवल निर्भर करेगा। अगर एमईसी अधिक है तो इन्वेस्टमेंट भी अधिक होगा और अगर एमईसी कम है तो इन्वेस्टमेंट में भी कमी आएगी। तो इस प्रकार एमईसी जो है वो इन्वेस्टमेंट के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। अब जैसा कि हमने ऊपर भी डिस्कस किया कि एमईसी जो होती है उसमें परिवर्तन होता रहेगा। एमईसी जो है कभी अधिक होगी कभी कम होगी। तो एमईसी जो होती है आशंसाओं के ऊपर निर्भर करती है। आशंसाएं ये होती है कि भी फ्यूचर के अंदर हम किसी भी चर को लेकर के किस प्रकार की संभावना रखते हैं, किस प्रकार की जो है उसमें परिवर्तन आने की उम्मीद है। जैसे ब्याज जो अपने मांग है, मांग में कमी होगी या वृद्धि होगी, लाभ की दर में कमी होने की संभावना है, वृद्धि होने की संभावना है, अर्थव्यवस्था में आय में किस प्रकार की संभावना है। तो ये सब जो आशंसाएं होती है जो फ्यूचर के अंदर जो चर होते हैं उनमें जो परिवर्तन की संभावना है उसको हम आशंसा कहते हैं। तो ये जो एमईसी आशंसाओं पर निर्भर करती है। जब भी आशंसाओं में परिवर्तन होता है तो एमईसी में भी परिवर्तन होगा। अब एमईसी जो है इसको प्रभावित करने वाले तत्वों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक है अल्पकालीन तत्व और दूसरा है दीर्घकालीन तत्व। तो अल्पकालीन तत्व जो है हम इससे पहले वाले वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के वीडियो के अंदर हम जो है एमईसी को प्रभावित करने वाले दीर्घकालीन तत्वों के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब एमईसी को प्रभावित करने वाले दीर्घकालीन तत्व कौन कौन से हैं वो देखिए कि सबसे पहले तो ये वो तत्व होते हैं जो एमईसी को दीर्घकाल में प्रभावित करते हैं, यानी लंबे समय के अंदर जो चर परिवर्तित होते हैं और जब उनमें परिवर्तन होता है तो वो एमईसी को भी प्रभावित करेंगे। तो इन सभी चरों को हम जो है दीर्घकालीन चर या दीर्घकालीन तत्व कहते हैं। तो सबसे पहला है जनसंख्या। अब जनसंख्या जो है एमईसी को प्रभावित करने वाला दीर्घकालीन तत्व है, क्योंकि जनसंख्या के अंदर जो है दीर्घकाल में परिवर्तन होगा। और जब जनसंख्या के अंदर परिवर्तन होता है, जनसंख्या बढ़ती है, तो जनसंख्या के बढ़ने के परिणाम स्वरूप आपको पता है कि मांग में वृद्धि होगी। और जब कभी भी मांग में वृद्धि होती है तो उसके कारण जो है कीमतों में भी वृद्धि होने लगती है, क्योंकि जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो वो आधारभूत वस्तुएं, रोटी कपड़ा मकान, इनकी मांग करेंगे, लग्जरी गुड्स है उनकी मांग करेंगे, विशेष विभिन्न प्रकार की जो सर्विसेज है उनकी भी मांग करेंगे। और जब इनकी मांग की जाएगी तो इसके कारण इनकी कीमतों में वृद्धि होगी। और जब कीमतों में वृद्धि होगी तो एमईसी पर इसका अनुकूल प्रभाव पड़ेगा, यानी लाभ की दर जो है, अनुमानित लाभ की दर है, उसमें वृद्धि होगी। और अगर इसके विपरीत अगर जनसंख्या में कमी होती है, चाहे वो किसी भी वजह से कमी आए, तो उसका जो है वो जो है मांग के माध्यम से कीमत के ऊपर जो है प्रभाव पड़ेगा, कीमतें कम हो जाएंगी मांग कम होने की वजह से।
और उसके कारण जो है इसका एमईसी के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो इस प्रकार पॉपुलेशन जो होती है वो दीर्घकाल में एमईसी को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। दूसरा तकनीकी विकास है। जब भी कोई नई तकनीक होती है, नई तकनीक का विकास किया जाता है, तो नई तकनीक का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसके कारण जब बड़े पैमाने के ऊपर प्रोडक्शन किया जाने लगता है, और जब बड़े पैमाने के ऊपर प्रोडक्शन होने लगेगा तो इससे जो है उत्पादकता में वृद्धि होगी, और जब उत्पादकता में वृद्धि होती है तो उसके कारण प्रॉफिट डेफिनेटली बढ़ते हैं, और उसकी वजह से जो है एमईसी में वृद्धि होती है, या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि भी एमईसी के ऊपर जो है अनुकूल प्रभाव तकनीकी विकास का रहता है। नेक्स्ट है सरकार की आर्थिक नीतियाँ। एमईसी जो है वो सरकार की आर्थिक नीतियों से भी प्रभावित होती है। अगर सरकार अर्थव्यवस्था के अंदर समाजवाद की धारणा को लागू करना चाहती है, तो जब समाजवाद की धारणा को लागू किया जाएगा तो इसके कारण जो है निजीकरण को रोक करके राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। अब जब राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देने की संभावना ज़्यादा है तो उसके कारण लोगों को ये लगेगा कि भी सरकार उनकी संपत्ति का कभी भी राष्ट्रीयकरण कर सकती है, इसलिए वो जो है उनके लिए जो लाभ की संभावना कम हो जाएगी, और लाभ की संभावना कम होगी तो इसके कारण जो है एमईसी में कमी आएगी। दूसरा, जब सरकार समाजवाद को बढ़ावा देना चाहती है तो सरकार जो आय के वितरण में समानता लाना चाहती है, और समानता लाने के लिए निजी क्षेत्र के ऊपर जो है कर बढ़ाए जाते हैं, क्योंकि निजी क्षेत्र ने बहुत अधिक प्रॉफिट कमाया होता है, उसकी वजह से उनके पास में धन और संपत्ति अधिक होती है, और जब उनके ऊपर टैक्स लगाए जाते हैं तो इसके कारण जो प्रोडक्शन की लागतें वो बढ़ने लगती है, और जब प्रोडक्शन की लागत बढ़ेगी तो इसके कारण एमईसी में कमी आने लगती है। और इसके विपरीत यदि सरकार पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाना चाहती है तो इसके कारण जो है सरकार निजी क्षेत्र को बढ़ावा देगी। निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रकार से टैक्स में रियायतें दी जाएंगी, अन्य प्रकार से जो है उनको सब्सिडी दी जाएगी, तो जिसके कारण जो उनके प्रॉफिट में वृद्धि होगी, और प्रॉफिट में वृद्धि होने के कारण जो है एमईसी में भी वृद्धि होगी। तो इस प्रकार सरकार की जो आर्थिक नीति है कि सरकार समाजवादी व्यवस्था को अपनाना चाहती है या सरकार पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाना चाहती है, इसका भी जो है एमईसी के ऊपर प्रभाव पड़ता है। आगे परिस्थितियाँ, एक अर्थव्यवस्था के अंदर किस प्रकार की परिस्थितियाँ हैं उसका भी एमईसी के ऊपर प्रभाव पड़ता है। अगर अर्थव्यवस्था के अंदर सामान्य परिस्थितियाँ हैं, यानी अर्थव्यवस्था में शांति है, गृह युद्ध की कोई स्थिति नहीं है, ना बाहर के दूसरे देशों के साथ में कोई युद्ध है, ना बार बार सरकारें बदल रही है, स्थिर है सरकार, शांति व्यवस्था है, फैक्ट्रियाँ जो है फैक्ट्रियों के अंदर जो है श्रमिकों के और मालिकों के संबंध है वो बहुत ही अच्छे हैं, वहाँ पर हड़तालें नहीं हो रही है, लॉकडाउन नहीं है। तो इस प्रकार की जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों के अंदर जो है एमईसी के ऊपर जो है अनुकूल प्रभाव पड़ता है, और एमईसी का स्तर है वो ऊंचा होता है। इसके विपरीत अगर अर्थव्यवस्था के अंदर युद्ध की स्थिति है, गृह युद्ध चल रहा है, अकाल पड़ गया है, राजनीतिक अस्थिरता है, तो उस अवस्था के अंदर जो है एमईसी और निवेश दोनों के ऊपर जो है विपरीत या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, यानी एमईसी में भी गिरावट आती है और उसके परिणाम स्वरूप निवेश में भी गिरावट आती है। तो इस प्रकार परिस्थितियां जो होती है एक अर्थव्यवस्था की वो भी जो है एमईसी को प्रभावित करती है। आगे नए क्षेत्रों का विकास, जब किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर नए क्षेत्रों का विस्तार होता है, उनका विकास होता है, तो इसके कारण अनेक प्रकार की जो सुविधाएं हैं, चाहे यातायात की सुविधा हो, शिक्षा की सुविधा हो, चिकित्सा की सुविधा हो, बिजली पानी आदि की जो व्यवस्था होती है, उन सभी की जो है अर्थव्यवस्था के अंदर मांग बढ़ जाती है। और जब इन क्षेत्रों के अंदर जो बढ़ी हुई मांग है उसको पूरा करने के लिए जो है इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, और इसके कारण जो है एमईसी के ऊपर जो है अनुकूल प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार जितनी ज़्यादा नए नए क्षेत्रों का विकास होगा, जितनी ज़्यादा नए नए क्षेत्रों का विस्तार होगा, एमईसी के ऊपर उसका जो है अनुकूल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जब एक क्षेत्र का विस्तार होता है तो वहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, इन्वेस्टमेंट के कारण जो है एक तरफ मांग बढ़ रही है, दूसरी तरफ लोगों की आय भी बढ़ रही है। तो इस प्रकार मांग और आय जो है अगले स्तर के ऊपर और मांग में वृद्धि करती है, जिसके कारण एमईसी के ऊपर जो अनुकूल प्रभाव पड़ता है। पूंजीगत वस्तुओं की उपलब्धता, यदि फर्मों के पास पहले से ही काफ़ी अधिक मात्रा के अंदर पूंजीगत वस्तुएं मौजूद हैं, तो अगर अर्थव्यवस्था के अंदर मांग बढ़ती है तो उन्हीं पूंजीगत वस्तुओं से जो प्रोडक्शन को बढ़ा करके पूर्ति की जा सकती है, जिसके कारण जो अर्थव्यवस्था के अंदर कोई नया इन्वेस्टमेंट नहीं होता, और इसके कारण जो है एमईसी के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके विपरीत अगर अर्थव्यवस्था के अंदर जो पूंजीगत वस्तुएं हैं वो
इतनी है कि वर्तमान मांग को ही पूरा कर सकती है, तो जब कभी भी अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ेगी तो उस मांग को पूरा करने के लिए नया निवेश करना पड़ेगा, और जब नया निवेश करेंगे तो इससे अर्थव्यवस्था के अंदर जो इनकम कई गुना ज़्यादा बढ़ेगी, जिससे मांग का स्तर भी बढ़ेगा, और मांग का स्तर बढ़ने से एमईसी के ऊपर उसका अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। अब मांग में दीर्घकालीन वृद्धि। अब देखिए, यदि मांग के अंदर जो वृद्धि होती है वो स्थायी होती है। एक तो स्थायी का मतलब कि एक बार जो मांग बढ़ गई है वो मांग जो है बाद में कम नहीं होगी, और दूसरा उस मांग के अंदर जो है लंबे समय तक जो है वृद्धि होने की संभावना भी होती है। तो इसके कारण जो है लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मांग स्थायी है, इसलिए उनको जो प्रॉफिट होगा, क्योंकि उनका सामान जो अधिक बनाएंगे वो जो सारा का सारा बिक जाएगा। तो इसके कारण जो है एमईसी के ऊपर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार जब कभी भी अर्थव्यवस्था के अंदर दीर्घकालीन मांग में वृद्धि होती है तो उसके कारण जो है एमईसी जो है अनुकूल रूप से प्रभावित होती है। तो इस प्रकार से हमारे जो ये मुख्य फैक्टर्स थे जो कि दीर्घकाल के अंदर एमईसी को प्रभावित करते हैं। तो इसमें हमने जो विस्तार से जाना कि किस प्रकार से कौन सा चर जो होता है वो किन परिस्थितियों में अनुकूल रूप से एमईसी को प्रभावित करता है, और किन परिस्थितियों के अंदर जो है उसका एमईसी के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो आप जो है ये टॉपिक ध्यान से कीजिएगा, और अगर इसमें आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो आप जो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपकी जो समस्या का जो यथासंभव समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। और इसके साथ जो है हमारा ये टॉपिक है वो आज समाप्त होता है। धन्यवाद।